हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए एक सब्जेक्ट होता है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, और अनुप्रयुक्त यांत्रिकी को इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स का यह लेक्चर नंबर 4 होगा, और लेक्चर नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं फोर्स एनालिसिस, जिसको बोलते हैं हिंदी में बल विश्लेषण। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। जो स्टूडेंट्स वह लेक्चर नहीं देख पाए हैं, उन लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उन लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4, फोर्स एनालिसिस। लेक्चर नंबर 3 में हमने बलों के त्रिभुज नियम तक हमने कर लिया था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, बलों के त्रिभुज नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल, देखिए तीन बल की बात हो रही है, कोई त्रिभुज नाम दिया गया है, यहाँ पर त्रिभुज की बात हो रही है। तो त्रिभुज का मतलब है कि तीन भुजाएं, ठीक है। तो तीन भुजाएं, तो इसका मतलब क्या है, तीन बल होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों का जो परिमाण है और उनकी दिशा में, यदि एक त्रिभुज की क्रमानुसार तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, यानी कि तीन बल हैं और किसी एक बिंदु पर वे कार्यरत हैं, तो यदि उनके परिमाण और उनकी दिशा को इस तरीके से निरूपित किया जाए कि एक त्रिभुज के क्रमानुसार भुजाओं में वह निरूपित हो सकें, तो वे तीनों बल जो हैं साम्यावस्था में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, और यही त्रिभुज का नियम कहलाएगा। कैसे? जैसे हमने पॉइंट ओ लिया, तो पॉइंट ओ पर पी, क्यू और आर तीन बल हैं। तो हमने क्या किया कि P की दिशा इस साइड है, तो P की दिशा और परिमाण हमने इस साइड लिया। Q इस साइड है, तो Q को हमने इस साइड लिया, और R इस साइड है, तो R को हमने क्या किया, पीछे तक हमने ऐसे बढ़ा दिया, तो हमें इस तरीके से ये प्राप्त हुआ, ठीक। और अब हमने Q के बराबर एक यहां पर लाइन ड्रॉ की, एक P के बराबर यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, तो हमें मिला कि अब यहां पर दो त्रिभुज जो है हमें जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यदि तीन बल किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तो उन बलों के परिमाण और दिशा के अनुसार हम जो है यदि उसको त्रिभुज के रूप में निरूपित करेंगे, तो वह बल तीनों साम्यावस्था में होंगे, और यही त्रिभुज नियम कहलाएगा। बलों के त्रिभुज नियम का दूसरा रूप क्या कहलाता है, अदर फॉर्म क्या कहलाती है, उसको भी अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। तो त्रिभुज के नियम का दूसरा रूप जो है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल त्रिभुज के क्रम में ली गई दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके, तो उसी त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई जो तीसरी भुजा है, वो उपर्युक्त दो बलों का परिणामी निरूपित करेगा। मतलब यह है कि ये O बिंदु है, इस पर दो भुजाएं ली गई हैं क्रमानुसार त्रिभुज के, एक तो है P और एक तो है Q, ठीक है। अब क्या होगा कि इन दोनों भुजाओं का जो एक परिणामी होगा वो होगा यहां पर R, ठीक है। तो यहां पर यदि हम इस रेखा को आगे बढ़ाएं और यहां पर एक लंब डाल दें, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल थीटा होगा और ये होगा पॉइंट C, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज का नियम कहलाएगा। इसको भी हम क्या कहते हैं, त्रिभुज के नियम से जो है हम इसको दिखा सकते हैं। अब देखिएगा, इसी से हमने क्या किया, एक डेरिवेशन किया है, वो आगे देखते हैं। तो त्रिभुज का नियम जो है उसका डेरिवेशन आपका आ जाता है। देखिए ये O है और यहाँ पर ये C है। तो यदि हम इस ट्रायंगल में देखें, तो हमको जो है समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के सम का वर्ग, यानी कि दोनों छोटी भुजाओं का जो पहले वर्ग करेंगे और उसको दोनों आपस में ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लिखेंगे बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा ये वाली है OB, इसका स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू में क्या होगा OC, इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस में क्या होगा CB, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय, और यही हमने आगे किया कि OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो OC है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, आइएगा, ये है हमारे पास C, ये है हमारे पास O। तो ये OC यहां तक है, लेकिन यहां तक OA है,
तो क्या हो जाएगा, ओ ए और प्लस ए सी बराबर हो जाएगा हमारे पास ओ सी। ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ओ ए लिख सकते हैं। यही हमने किया कि ओ सी के बराबर ओ ए प्लस ए सी लिखा और प्लस में सी बी स्क्वायर एज इट इज है। अब एक बात और है यहाँ पर कि ओ बी को हम क्या लिख रहे हैं, ओ बी को लिख रहे हैं हम आर। ओ बी को हमने क्या लिखा, ओ बी को लिखा है हमने आर। क्लियर, ये ओ बी आर है। ठीक, अब देखिएगा यहां पर यदि हम इस समकोण से देखें, इस लाइन से देखें, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा हमारे पास क्यू साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा हमारे पास क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ए सी को क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, सी बी को क्यू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ए सी को क्यू कॉस थीटा और सी बी को क्यू साइन थीटा लिखा, तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2p क्यू कॉस थीटा कैसे आया, देखिए यहां पर तो आपका दिख रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन यही है, और प्लस में 2p क्यू कॉस थीटा, ये इसका होल स्क्वायर खुला, और यहां पर है प्लस में क्यू साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर आ जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इन दोनों को जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर जब इसमें से कॉमन आएगा तो बचेगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1, तो सीधा सीधा बचेगा क्यू स्क्वायर थीटा, वो यहां पर है, और 2p क्यू कॉस थीटा वो यहां पर है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। अब आगे जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में जितने भी है उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो आर स्क्वायर टू आर इक्वल टू हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये तो हुआ हमारे पास परिणामी। अब परिणामी की दिशा हम कैसे निकालते हैं, परिणामी की दिशा निकालते हैं tan अल्फा से। तो यहां पर tan अल्फा की बात करेंगे तो tan अल्फा कैसे होगा, देखिए ये था हमारे पास यहां पर q साइन थीटा और यहां पर था q कॉस थीटा। ठीक, तो ए सी क्यू कॉस थीटा और सी बी क्यू साइन थीटा। तो यहां पर अल्फा से जब हम tan अल्फा निकालेंगे तो tan क्या होता है, लंब होता है, और अपॉन में आधार होता है। तो आधार क्या है, आधार है OC और लंब है BC। तो आधार क्या हो जाएगा, देखिए Q साइन थीटा, सॉरी जो लंब है Q साइन थीटा हो जाएगा BC, और अपॉन में AC यानी कि P प्लस क्यू साइन क्यू कॉस थीटा। तो tan अल्फा की बात करेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है लामी का प्रमेय, लामी थ्योरम की बात करेंगे। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच का कोण जो हमारे पास जिया होती है, साइन बोलते हैं जिसे, उसके समानुपाती होता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, इस प्रमेय के अनुसार किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल, जैसे O है, O पर तीन बल कार्य कर रहे हैं P, Q और R। यदि तीनों बल साम्यावस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच कोण की जिया के समानुपाती होता है। कैसे, आइए देखिएगा। इस प्रकार बल R को सदिश DO द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि जो DO है ये वाला, इसको भी हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे बना इसको हम बताते हैं। पहले देखिएगा यहां पर तीन बल हैं P, Q और R, ये O बिंदु पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर, देखिएगा ध्यान से कि जो हमारे पास ये P है इसके अनुसार हमने जो है एक यहां पर इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया, ये जो Q है इसके अनुसार इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। तो यदि हम इनको बीच से मिला दें, D और O को मिला दें, तो हमें एक परिणामी R मिलता है। ठीक है,
और इन तीनों के जो हमारे पास ये जो O पॉइंट है, ये तीनों जो साम्यावस्था में है, तो इनके बीच का एंगल है यहां पर हो गया हमारे पास अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसे कि R जो है वो DO द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो कोण AOB क्या है, देखिए कोण AOB, ध्यान से देखिएगा, कोण AOB कौन सा है, देखिए AO और B ये क्या है, अल्फा है, तो कोण AOB अल्फा। AOC को देखें, देखिए A है, O है और C है, तो ये कोण हो गया बीटा, ये बीटा है। कोण BOC देखें तो BOC ये वाला कोण, ये हो गया हमारे पास गामा, तो ये कोण हो गया गामा। अब जब त्रिभुज OAD में हम देखें कंप्लीटली, OAD कौन सा है, O है, A है और D है, ये हुआ। तो त्रिभुज हमारे पास बना इसका परिणामी R के साथ, ये त्रिभुज बना है। तो यहां से हम देखेंगे कोण AOD 180 माइनस बीटा होगा, कोण OAD 180 माइनस अल्फा होगा और कोण ADO 180 माइनस गामा होगा। तो त्रिभुज OAD में जो हमारे पास त्रिकोणमिति का जिया सूत्र है, साइन फॉर्मूला, वो होता है OA अपॉन साइन कोण ADO। कहने का मतलब ये है, फिगर समझिएगा, फिगर से आसानी से समझ में आएगा। देखिए यदि हम लेंगे P, तो P को हम लेंगे तो P के अपोजिट, P से अलग जो दो रेखाएं हैं उनके बीच का एंगल लिया जाएगा साइन के साथ, यानी कि P अपॉन साइन और एंगल है हमारे पास गामा, ठीक, बराबर। अब की बार हम ले रहे हैं Q, तो यदि हम Q को लेंगे तो Q को हम लेंगे यहां से, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अलग, दोनों इससे अलग दोनों रेखाओं के बीच में जो एंगल बना है उसको लेंगे, यानी कि Q अपॉन कितना हो जाएगा, साइन बीटा। अब हम लेंगे इसको R को, तो R के अपोजिट में एंगल बन रहा है अल्फा, तो यहां पे लेंगे R अपॉन साइन अल्फा। क्लियर। तो इसी तरीके से यहां पर है, देखिए जो हमने OA लिया था, तो OA क्या है, OA है साइन 180 माइनस अल्फा, कॉस 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा, जो हमने यहां पर लिए गए हैं, ठीक है। कहां से लिए देखिएगा, ठीक। चलिए अब आगे, तो OA अपॉन साइन गामा और AD अपॉन साइन बीटा और DO अपॉन साइन अल्फा। तो P अपॉन साइन गामा हो रहा है, Q अपॉन साइन बीटा हो रहा है, R अपॉन साइन अल्फा हो रहा है, जो हमने लास्ट में लिखा था वही फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका है, ठीक। अब लामी प्रमेय का विलोम देखते हैं, कन्वर्ज। तो किसी कण पर कार्य करने वाले तीन बल, किसी कण पर कार्य करने वाले तीन बल यदि इस प्रकार हैं कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच कोण के समानुपाती है। एक बार फिर से देखिए, किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल, देखिए लामी थ्योरम तभी अप्लाई होगी तब उसमें तीन बल होंगे, तीन से कम नहीं होने चाहिए और तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, केवल और केवल ये तीन बलों पर ही डिपेंड करती है, तभी ये अप्लाई हो सकती है। तो लामी थ्योरम जहां पर भी आए तो तीन बल होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। तो किसी कण पर कार्य करने वाले तीन बल यदि इस प्रकार हैं कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के समानुपाती है, तो तीनों बल कैसे होंगे, साम्यावस्था में होंगे। यही लामी प्रमेय का विलोम है, कन्वर्स है। अब बात करते हैं बल बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। तो इस नियम के अनुसार किसी कण पर कार्य करते हुए बल, देखिए यहां पर दो बल नहीं, तीन बल नहीं, चार बल की बात नहीं है, केवल बलों की बात की है, कितने भी हो सकते हैं। तो किसी कण पर कार्य करते हुए बल परिमाण और दिशा में यदि एक बंट, यानी कि बंटन क्रमानुसार बंटे हुए हो, क्रमानुसार बंटे हुए हों, तो भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सके, तो ये जो है साम्यावस्था में होंगे। अब एक O बिंदु पर ये बल दिखाए गए हैं, कौन कौन से, P Q R S T। यदि हम इसको परिमाण और दिशा में बंट क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, कैसे, बिंदु A से हम लेंगे P पर ये, ठीक है। Q की दिशा ऐसे है तो Q की दिशा इस साइड में ही ली, R ऐसे है तो R की दिशा ऐसे, जिस दिशा में है जो भी उस दिशा में ही हम लेंगे, T इस साइड है तो T इस साइड।
ठीक है, तो ये बना हमारे पास बहुभुज। बहुभुज का मतलब है जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। ठीक है, तो ये बल आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के समअवस्था में होंगे। बल का विघटन यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे होता है? यदि बलों के परिमाण तथा दिशाएं ज्ञात हों तो उनका केवल एक ही परिणामी संभव है, जिसकी दिशा तथा परिमाण सदैव निश्चित होता है। तो हम क्या करेंगे कि माना P1, ठीक है, मान लिया हमने कि जो P1 है, अब यहां पर देखिए इस फिगर में P1 यहां पर है, P1 है, P2 है, P3 है, ये बल है। तो मान लिया हमने P1 तथा जो P2 बल किसी समांतर चतुर्भुज OACB की आसन्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तथा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण OC बलों का परिणामी R प्रदर्शित करता है। तो यह जो कथन है उसका विलोम भी सत्य होगा, जिसके अनुसार किसी ज्ञात बल को दो दिशाओं में विघटित किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसके द्वारा समझते हैं। देखिए नोट पॉइंट है यहां पर कुछ। तो देखिए बल R, एक बल R क्षैतिज के साथ अल्फा कोण पर झुका है। अब देखिए क्षैतिज ये है X और ये है Y। तो एक बल है R जो क्षैतिज की तरफ अल्फा कोण से झुका हुआ है, तो यहां पर होगा नब्बे माइनस अल्फा। तो आता है बल क्षैतिज संघटक H इक्वल टू R cos थीटा देगा, यहां पर R cos थीटा देगा। ठीक है, और ऊर्ध्व घटक क्या देगा, R sin थीटा देगा। ठीक है, अब इसी तरीके से बल R जो है वो ऊर्ध्व दिशा में OY के साथ अल्फा कोण पर झुका है, तो जो R होगा आपकी बार वो साइन अल्फा हो जाएगा, और जो V होगा आपकी बार यानी कि वर्टिकल ऊर्ध्व संघटक वो होगा हमारे पास R cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ अल्फा एंगल होगा उस तरफ हम cos लेंगे, या तो हम यहां पर लिख सकते हैं R sin अल्फा, ये लिख सकते हैं R cos 90 माइनस अल्फा जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है। ठीक है, यदि हम उस भुजा से अलग एंगल को लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइन, यदि उसी भुजा की तरफ एंगल है और उसी भुजा को लिखेंगे तो वो लिखेंगे हम कॉस। यानी कि इधर अगर अल्फा को हम लिख रहे हैं अल्फा को देखते हुए, तो यहाँ पर R cos थीटा होगा। यदि हम 90 माइनस अल्फा को देखते हुए लिखेंगे तो यहाँ पर R sin 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि जिस साइड में एंगल होता है उस साइड में हमारे पास क्या होता है, उस साइड में कॉस होगा। किसी बल का कोज्या संघटक कोसाइन कंपोनेंट उस दिशा में होता है जिस ओर कोण दिया जाता है। क्लियर? किसी बल का ज्या संघटक यानी कि साइन कंपोनेंट बल कोज्या संघटक के लंब होता है, यानी कि अगर हमें यहां पर अल्फा दिया हुआ है तो इधर कॉस वाला कंपोनेंट होगा और इधर साइन वाला कंपोनेंट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है किसी बल के संघटक यानी कि कंपोनेंट्स तथा वियोजित जो रिजॉल्व पार्ट है उनमें अंतर क्या है। तो पहला है संघटक यानी कंपोनेंट्स और दूसरा है वियोजित भाग रिजॉल्व पार्ट। तो संघटक में किसी बल के संघटक किन्हीं भी दो दिशाओं में हो सकते हैं, लेकिन वियोजित भाग की बात करें तो किसी बल के वियोजित भाग परस्पर लंब दिशाओं में ही होते हैं। किसी दिशा में बल का संघटक उस दिशा में बल के पूर्ण प्रभाव को प्रकट नहीं करता, जबकि वियोजित भाग में किसी दिशा में बल का वियोजित भाग उस दिशा में बने उसी दिशा में बल के पूर्ण प्रभाव को प्रकट करता है। संघटक में किसी बल से लंब दिशा में उसके संघटक का परिमाण कुछ भी हो सकता है और दूसरे संघटक पर निर्भर करता है। किसी बल से लंब दिशा में उसके वियोजित भाग का मान शून्य होता है और स्थिति में बल स्वयं ही दूसरा वियोजित भाग होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट में देखिए, यहां पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 था बल विश्लेषण फोर्स एनालिसिस, यहां पर यह कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल की। एक ही वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट मिल जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं पहले से ही वो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, जो आने वाली सभी वीडियो का लिंक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंच जाए। सबसे पहले आप वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल के साथ। एक ही वीडियो में कंप्लीट न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका वह लेक्चर, तो देखना ना भूलिएगा।
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।